Good morning, everyone. So today we are going to revise what we have done previously in our chapter number 14, electric current and its effects. Firstly, in the introductory paragraph, we had just discussed about a game, and the name of the game is How Steady Your Hands. आपके hands कितने steady रह सकते हैं, कितने स्थिर रह सकते हैं. तो बेसिकली वहां पर करना क्या होता है उस गेम में, एक सर्किट होता है पूरा का पूरा सर्किट उसमें बना के भी दिखाया गया है फिगर 14.1 में. अगर आप ध्यान से देखो तो एक सेल लगा हुआ है, एक स्विच है, उसमें वायर्स कनेक्टेड हैं और वायर्स जो है उसके बाद दो आयरन नेल्स प्रेजेंट है वहां पर और एक की को लटकाया गया है एक वायर के ऊपर. दोनों आयरन नेल्स के बीच में एक वायर प्रेजेंट है और उसमें एक की को लटकाया गया है. तो बेसिकली आपको करना क्या है इस गेम में, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको जो दोनों नेल्स के बीच में वायर है उसको बिना टच किए वो की जो है एक नेल से दूसरी नेल तक लेके जानी होती है. तो अगर आपकी जो की है वो वायर से टच हो जाती है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो भी आपने इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें यूज किया है या अलार्म यूज किया है तो वो जो है बल्ब होगा तो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, अलार्म होगा तो वो बजना शुरू कर देगा. तो आप जो है उस गेम में आउट हो जाओगे. तो इस तरह से आपको वो जो दोनों नेल्स के बीच में जो वायर है उसकी लेंथ को कंप्लीटली आपको कवर करना होता है, पार करना होता है. तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इस गेम में जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट यूज किया उस इलेक्ट्रिक सर्किट को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है. तो क्या कोई और इजी वे है उसको ड्रॉ करने का और कोई रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर सकते हैं. तो वहां पर एक दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, कि जो डिफरेंट आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जो आपके एक सर्किट में यूज किए जाते हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो यहाँ पर वो दोबारा से गिवन है, आपके सिंबल्स देख सकते हो आप. इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल यूज होता है, एक जो ये लार्जर लाइन है, जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो आपकी शॉर्टर और थिक लाइन होती है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है. इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे शो करते हैं, स्विच इन ऑन पोजीशन क्लोज रहेगा, स्विच इन ऑफ पोजीशन यहां से आपका ये ओपन हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट है बैटरी. बैटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक से ज्यादा सेल की हेल्प से. तो बैटरी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू सेल्स. दो या दो से ज्यादा सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स को अगर हम ज्वाइन कर दें इकट्ठा तो उसको बैटरी बोला जाता है. और सिंपली वायर्स के लिए हमने यूज की थी लाइंस. तो these are the different symbols that we can use to represent electric components for a given electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो भी आपकी अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं तो उनको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाउ टू कनेक्ट सेल्स इन ए बैटरी. देखिए बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर कंबाइन करें तो इन दैट केस आपकी जो बैटरी है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो बैटरी में सेल्स जो है वो किस तरह से अरेंज होंगे, जैसे रिमोट में आपने देखा होगा पैरेलली होते हैं, टॉर्च में आपने देखा होगा एक के बाद एक इस तरह से लगे होते हैं. तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, तो एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरी सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है. अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव हम कनेक्ट कर देंगे इन दैट केस आपकी बैटरी जो है वो वर्क नहीं करेगी. नेगेटिव से नेगेटिव को अटैच कर देंगे तो भी आपकी बैटरी जो है वो ढंग से काम नहीं करेगी. तो इससे रिलेटेड भी हमने जो फिगर थे आपके 14.3 एंड 14.4 उनमें देखा था कि किस तरह से आप डिफरेंट सेल्स को अटैच कर सकते हो. तो एक बैटरी को हम कैसे बना सकते हैं, अपने लिए खुद की एक बैटरी कैसे अरेंज कर सकते हैं. हमने क्या किया था उसमें एक सेल होल्डर खुद का बना के देखा था. सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड जो है वो लिया था, या आप वुडन ब्लॉक ले सकते हो, उसके ऊपर दो मेटेलिक स्ट्रिप्स को फिक्स किया था. फिर एक रबर बैंड की हेल्प से उनको उनके बीच में हमने सेल्स जो है वो प्लेस किए थे, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से अटैच करके. और फिर उन जो आपकी मेटेलिक स्ट्रिप्स थी उनको रबर बैंड की हेल्प से उनको अच्छे से ज्वाइन किया था आपकी सेल्स के साथ. उसके बाद उनसे वायर्स को अटैच किया था और हमारी जो बैटरी है वो रेडी हो गई थी. तो उस सेल होल्डर को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए बैटरी इन आवर एक्टिविटीज दैट वी विल परफॉर्म इन दिस चैप्टर. तो इस तरह से अपना सेल होल्डर बना सकते हो. उसके अलावा सेल होल्डर आप मार्केट से भी ले सकते हो और उसमें अपने जो सेल्स हैं उनको लगा के डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है. नेक्स्ट जो है वो थी आपकी एक्टिविटी 14.1. लेकिन उससे पहले एक ब्लू बॉक्स गिवन था. उस बॉक्स में आपसे ये पूछा गया था कि जो बैटरी हम यहाँ
यूज करते हैं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और जो बैटरीज आपकी व्हीकल्स में यूज होती हैं, क्या दोनों सेम होती हैं? दोनों बैटरीज डिफरेंट होती हैं। दोनों का फंक्शन एक ही होता है कि दोनों जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग होती है। इसमें दूसरे केमिकल्स का यूज किया जाता है और उसमें दूसरे केमिकल्स का यूज करते हैं, और उनसे जो करंट जनरेट होता है वो भी काफी हाई अमाउंट में जनरेट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 14.1। 14.1 में हमने क्या किया था, एक सिंपल सा सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में, वो सिंपल सा सर्किट हमने बनाया था, और उस सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग हमने बनाया था सर्किट डायग्राम। उस सर्किट के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे उन सभी कंपोनेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और हमें जो पिक्चर मिली थी उस पिक्चर को नाम दिया गया सर्किट डायग्राम। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट का सर्किट डायग्राम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। अब इस सर्किट डायग्राम में बेसिकली जितने भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए सिंबल्स जो आप यूज करते हो उन सभी सिंबल्स को हम कहीं भी लगा सकते हैं सर्किट के अंदर। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स गिवन है वहीं पर आपको सिंबल्स जो है वो शो करने हैं। इसके अलावा इसमें जब भी आपका इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो ग्लो करेगा। अगर आपका सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगा, स्विच ऑफ पोजीशन में होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। बल्ब जो है इसके अंदर एक पतली सी वायर लगी होती है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तो जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो इन दैट केस वो जो फिलामेंट है वो काफी गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो आपको लाइट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। इसके अलावा जब भी हम इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपका जो बल्ब है उसको डायरेक्टली कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो ग्लास है वो काफी गर्म हो सकता है एंड दैट मे कॉज अ डैमेज टू यू, और वो हमारी स्किन को जो है वो जला सकता है। सो इन दैट केस बी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट we have to discuss about the heating effect of electric current। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिस्कस किया था दो डिफरेंट एक्टिविटीज की हेल्प से, एक्टिविटी 14.2 एंड 14.3। तो 14.2 सिंपल सी एक्टिविटी, सेम आपको सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाना है, स्विच को ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा। ग्लो करने के बाद क्या होगा कि उसको कुछ टाइम ग्लो रहने दें, उसके बाद आप उसके जो बल्ब का ग्लास है उसको टच करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट फिर आपको स्विच को ऑफ करना है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कुछ टाइम तक उसको ऑफ रहने दें और बल्ब के ग्लास को टच करके देखें। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखनी है, क्या आपको ग्लास जो है वो गर्म लगता है या ठंडा लगता है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको लेनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी 14.3 थी। 14.3 में हमने क्या किया था कि सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया, बस इसमें बल्ब की जगह हमने लगाया था दो जो आपकी आयरन नेल्स हैं उनके बीच में हमने एक नाइक्रोम वायर को जो है वो प्लेस किया था। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद करंट फ्लो करेगा वायर के थ्रू और उसको हम कुछ टाइम तक ऑन रहने देंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो जब वो ऑन है उस वायर को हम टच करके देखेंगे क्या वो गर्म है या ठंडी है, ये हमें चेक करना है। उसके बाद जब स्विच ऑफ होगा तो उसके बाद फिर से उसको चेक करना है कि ये गर्म रहती है या ठंडी रहती है। सो इन बोथ द एक्टिविटीज व्हाट वी फाउंड देयर, जब हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो हमें बेसिकली मिलता क्या है कि जब आपका स्विच ऑन रहता है, जब करंट फ्लो करता है, तो बल्ब का ग्लास और जो आपकी नाइक्रोम वायर है वो दोनों गर्म हो जाते हैं, और जब आपका स्विच ऑफ रहता है यानी कि करंट फ्लो नहीं करता तो आपका बल्ब का जो ग्लास है वो भी कूल हो जाता है और जो आपकी नाइक्रोम वायर है वो भी ठंडी रहती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे ही बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस दैट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने बेसिकली देखा था इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं, हेयर ड्रायर्स हैं, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है जो आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस होती हैं और उसी के ऊपर काम करती हैं। तो इनमें जो कॉइल यूज की जाती है बेसिकली, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटर को देखा हो तो उसमें एक कॉइल लगी होती है, वायर लगी होती है जो आपको हीट प्रोवाइड करती है, तो उस वायर को बोला जाता है एलिमेंट।
अगर आपने इलेक्ट्रिक आयरन को देखा है तो उसमें भी एक एलिमेंट लगा होता है, वो एलिमेंट अलग तरह का होता है। उसी तरह से जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस्ड है, तो उसमें जो फिलामेंट होता है वो अलग मटेरियल का बनाया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली जितने भी आपकी एलिमेंट होते हैं उसकी जो वायर है वो डिपेंड करती है कि हमें वो किस पर्पज के लिए यूज करना है, तो उसी के बेसिस पे उस वायर की जो मटेरियल है उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ, उन सभी को डिसाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो हमें डिस्कस करना है सीएफएल के बारे में। जैसे हमने देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका जो ग्लास है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो बेसिकली ये दो काम करता है, लाइट भी प्रोवाइड करता है और हीट भी प्रोवाइड करता है। तो हीटिंग की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी पावर है वो थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए आजकल यूज किए जाते हैं सीएफएल। सीएफएल की जो फुल फॉर्म है वो होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इनके अंदर एक गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब ट्यूब को बंद कर देते हो, बल्ब को बंद कर देते हो, सीएफएल वाले बल्ब को, तो वो कुछ टाइम तक ग्लो करती रहती है, तो इसलिए इनको फ्लोरोसेंट बोला जाता है। तो बेसिकली इनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। तो ये जो आपके सीएफएल है ये बेसिकली आपको आईएसआई मार्क के यूज करने चाहिए, क्योंकि आईएसआई मार्क जो है वो प्रोवाइड करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो वो उसको जितने भी सीएफएल हैं जो आपके अच्छी क्वालिटी के हैं उनको एक मार्क प्रोवाइड करता है जो ये श्योर करता है कि ये सीएफएल आपकी अच्छी क्वालिटी के हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से सेव करते हैं। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 14.4 के बारे में। 14.4 जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल सेम है आपकी एक्टिविटी 14.3 की तरह। तो इसमें बेसिकली आपको दो चेंजेस करने हैं। जो फर्स्ट चेंज है उसमें इलेक्ट्रिक सेल की जगह आपको एक बैटरी लेनी है जिसमें 4 सेल्स प्रेजेंट हों, और दूसरा जो दो नेल्स के बीच में वायर प्रेजेंट थी उस वायर को आपको लेना है, स्टील वूल की वायर लेनी है वहां पर आपको नाइक्रोम की वायर की जगह। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें आपको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन होने के बाद जब आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो जैसे ही आपका करंट जो है वो फ्लो करता है कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो आपकी स्टील वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है, बीच से टूट जाती है और आपका सर्किट ब्रेकअप हो जाता है। तो फर्दर फिर आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बेस है। वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट से हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे हमें बचाती है। तो इसमें बेसिकली यूज क्या करते हैं, नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं या फिर अलग दूसरी तरह की वायर्स को यूज किया जाता है। तो जब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट से, ये वायर्स मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट आगे दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक नहीं पहुंच पाएगा और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। जैसे आप इनको चेक कर सकते हो किसी इलेक्ट्रिकल जो शॉप्स होती हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि जो आपके बर्न्ट फ्यूजेस हैं और जो आपके फ्रेश वन फ्यूजेस हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पर उनको यूज करते हैं। जैसे आपके इन्वर्टर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे फ्यूज पीछे लगे होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स इलेक्ट्रिक फ्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट शॉर्ट सर्किट एंड एमसीबीज। तो शॉर्ट सर्किट होता कैसे है, एक लिमिट से ज्यादा करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में। तो कई बार क्या होता है कि जब आपका करंट रेगुलरली फ्लो कर रहा है, वायर्स के ऊपर की जो इंसुलेशन है, जो प्लास्टिक की कवरिंग है, वो मेल्ट हो जाती है और दो वायर्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वायर्स में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज्यादा फ्लो करता है और उसी की वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट जो है वो हो जाता है और आग लगने के चांसेस भी वहां पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एमसीबीज के बारे में, ब्लू बॉक्स में गिवन है इनके बारे में। एमसीबीज क्या होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह आजकल यूज किए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट से तो इनका जो बटन है वो अपने आप ऑफ हो जाता है, तो आगे करंट को ये पास नहीं होने देते और जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो बची रहती हैं हार्मफुल इफेक्ट से। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 14.5 के बारे में। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है,
मैच बॉक्स के अंदर का जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसको निकालना है, उसमें एक जो कंपास होती है उसको फिक्स करना है, उसके ऊपर एक वायर जो है वो रैप करनी है और वायर के जो दोनों फ्री एंड्स हैं वो आपको एक इलेक्ट्रिक सेल से और स्विच से कनेक्ट कर देने हैं। इसके बाद आपको स्विच को ऑन करना है और आपको ऑब्जर्व करना है क्या कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है या नहीं। फिर आपको स्विच को ऑफ करना है, फिर चेक करना है क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई है या नहीं। तो इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट करना है। जब आप इस एक्टिविटी को रिपीट करोगे तो आप ये देखोगे कि जब भी आप स्विच को ऑन करते हो इन दैट केस देयर विल बी ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। वहां पर कंपास नीडल में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जब भी आप करंट स्विच जो है वो ऑन करोगे। तो स्विच ऑन करने से होगा क्या, करंट पास करेगा, जो आपकी वायर है उसमें से करंट जब पास करता है तो वो जो वायर है मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में जो नीडल है वो मैग्नेट की है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जब आएगा तभी वो उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज को सबसे पहले बताया था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो नहीं जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में और एक्टिविटी 14.6 को पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, जब भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जैसे जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देंगे तो वो मैग्नेट का जो उसका कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है। एक्टिविटी 14.6 में हमने क्या किया था, एक आयरन नेल ली थी, उसके ऊपर एक वायर को रैप किया था, उसके बाद फिर उसे एक इलेक्ट्रिक सेल और स्विच से अटैच कर दिया था। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपकी जो आयरन नेल है वो मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके पास हमने छोटी छोटी पिंस जो है आयरन की वो रखी थी। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो पिंस उस आयरन नेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उससे चिपक जाती हैं। जैसे ही हम उसको ऑफ करते हैं तो वो पिंस जो है उससे अलग हो जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि बेसिकली जब भी आपके जो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम पास करते हैं तो वो आपके मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे वायर हमने उसके ऊपर रैप की आपकी आयरन नेल के ऊपर, उसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के जितने मैग्नेट हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इसके ऊपर इस बेसिस पे काफी सारे डिवाइसेस को यूज किया जाता है, काफी सारी डिवाइसेस बनी हैं। तो उनमें से एक हमें डिस्कस करनी थी इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक बेल में दो कॉइल्स होती हैं, दो आयरन स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर वायर्स जो है वो रैप होती हैं, तो वो दो कॉइल्स की तरह काम करती हैं। इसके अलावा एक हैमर होता है, हैमर के ऊपर एक गोंग प्रेजेंट होता है। डायग्राम मैं आपको पहले दिखा चुका हूं उसका, तो आप वहां से देख सकते हो। तो जैसे ही आप उसको स्विच को ऑन करते हो इन दैट केस क्या होगा कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जो दोनों कॉइल्स हैं जो आयरन स्ट्रिप है जिनके ऊपर आपकी जो वायर्स रैप हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगी, वो हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से हैमर का जो ऊपर का पार्ट है वो स्ट्राइक करेगा गोंग से और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है बेसिकली ये काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल को। और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, 10th क्लास में भी आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 14 electric current and its effects. Thank you and have a nice day.